नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे दिवाली स्पेशल कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं कि आने वाला संवत यानी कि 2082 कैसा रह सकता है बाज़ारों के लिए। अगर हम 2081 की बात करें तो काफ़ी चैलेंजिंग ईयर रहा था, टैरिफ्स, वॉर्स लेकिन हाँ, कुछ हमारे डोमेस्टिक फ्रंट पे अच्छी स्टोरीज़ भी थी, जैसे जीएसटी की रैशनलाइज़ेशन जिसका इंतज़ार हमें बहुत सालों से था, वो हमें देखने को मिला और हमारा क्वार्टर 1 जीडीपी जो एक सरप्राइज़ था, लेकिन 7.8% इज़ क्वाइट ऑन अ पॉजिटिव साइड और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की बात करें और अपनी तुलना उनसे करें तो हम अंडर परफ़ॉर्म ही करते रहे इस पूरे साल में। ब्रॉडली अंडर परफ़ॉर्मिंग ग्लोबल मार्केट्स चाहे वो डेवलप्ड हो, चाहे वो इमर्जिंग हो। अब संवत 2082 से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर सौरभ मुखर्जिया। ही इज़ फाउंडर एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, मास्टर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। सौरभ जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। Thank you, Kirti ji. Thank you for inviting me. Happy Diwali to all your viewers. थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ दिवाली की। Thank सौरभ जी 2082 क्या उम्मीद रखनी चाहिए? बहुत चैलेंजिंग साल रहा। पहले तो आप 2081 को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एज़ फार एज़ आपका मार्केट मूड कैसा रहा और आपकी क्या व्यूज़ रही मार्केट पे और साथ में ही 2082 से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, करीबन 2 साल से मैं बोल रहा हूँ कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में दिक्कतें हैं हुँ, और इंडिया का जो अर्निंग्स ग्रोथ है गीतू जी, उसमें जी, वो दिख रहा है। लास्ट जी। 2 साल से इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ नीचे जा रही है। तो मानिए 8 क्वार्टर, 9 क्वार्टर पहले इंडिया की अर्निंग्स ग्रोथ 20% से ऊपर होती थी। आज वो आंकड़ा करीबन 5 के आसपास है। मेरे ख्याल करेक्ट, से सितंबर क्वार्टर के भी नंबर सहमे हुए से ही आएँगे। जी। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है इंडिया को कि मार्केट मल्टीपल्स एलिवेटेड है। वो हुँ, निफ्टी की बात करें या स्मॉल कैप तो कुछ कुछ फैंटेसी लेवल से हुँ, जो लोग स्मॉल कैप में दबा के निवेश कर रहे हैं वो कुछ आई थिंक रचनात्मक दुनिया में आज जी रहे हैं। सो अगर मल्टीपल आपकी उठी हुई हो और हुँ, आपका देश में प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है, तो जाहिर है मार्केट को दिक्कत होती है। इसलिए लास्ट 2-3 सालों से मैं अपने क्लाइंट्स को बोल रहा हूँ कि डाइवर्सिफाई करें। जी। आधा पैसा इंडिया के मार्केट में निवेश करें हुँ, और आधा पैसा वेस्टर्न वर्ल्ड में निवेश करें। क्योंकि जो हमको यूएस स्मॉल एंड मिड कैप में लास्ट 3 साल से दिख रहा है कि यूएस स्मॉल एंड मिड कैप में स्टॉक सस्ते हैं। इनफैक्ट 26 ईयर लोज पे है ओके। यूएस स्मॉल एंड मिड कैप। हुँ, हुँ, यूएस स्मॉल एंड मिड कैप की वैल्यूएशन उनके लार्ज कैप के मुकाबले 26 वर्षीय लोज पे है। इंडिया में बिल्कुल उल्टा है। इंडिया में स्मॉल एंड मिड कैप भयंकर प्रीमियम पे है हुँ, लार्ज कैप के मुकाबले। यूएस में उल्टा है और साथ ही साथ अर्निंग्स ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ अमेरिका में ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स ईपीएस ग्रोथ अमेरिका में करीबन इंडिया की रफली रफली डबल रही है। हुँ, सो वैल्यूएशन इंडिया से कई सस्ते हैं। हुँ, राइट, वहाँ पे अमेरिकन स्मॉल एंड मिड कैप की वैल्यूएशन करीबन 15-16 पी है, इंडिया में हुँ, डबल है उसके मुकाबले। हुँ, और अर्निंग्स ग्रोथ अमेरिका में स्मॉल एंड मिड में डबल हासिल हो रही है। तो डबल ईपीएस ग्रोथ, आधा वैल्यूएशन। हुँ, तो काफी 3 साल से हम डाइवर्सिफिकेशन का केस मेक कर रहे हैं हुँ, और हमारा ग्लोबल पोर्टफोलियो काफी अच्छा चल रहा है उसलिए, बिकॉज हमारे जो इंडियन क्लाइंट्स हैं वो समझ रहे हैं हुँ, कि इंडिया से डाइवर्सिफाई करके अपना आधा पैसा बाहर लगाना चाहिए। हुँ, ताक देवनी होगी गिफ्ट सिटी की अथॉरिटीज को, बखूबी से बहुत मेहनत करके गिफ्ट सिटी को उन्होंने एक अट्रैक्टिव सा वेन्यू बनाया है जी। जहाँ पे भारतीय निवेशक पूरे दुनिया भर में टैक्स एफिशिएंट, कॉस्ट एफिशिएंट निवेश कर सकते हैं। हुँ, हुँ, सो लास्ट 12 महीने हमारे इंडिया में कुछ खास पैसे बने नहीं हुँ, हमारे डोमेस्टिक पोर्टफोलियो में, लेकिन हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियो में करीबन 20% का रिटर्न बना। ओके। तो जो क्लाइंट्स हमारे आधा इंडिया में निवेशित और आधा विदेश में निवेशित हुँ, है, जाहिर है उनका डबल डिजिट रिटर्न आ ग्रोथ गया। हुँ, मेरे ख्याल से अगला 1-2 साल ऐसी ये रणनीति बना के रखना लाभदायक रहेगा, क्योंकि हुँ, डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो जो चैलेंजेस हैं हुँ, वो हुँ, उतनी जल्दी से निपटेंगे नहीं। जो जॉब्स का ओके। जो बड़ा पंगा चल रहा है, व्हाइट कॉलर जॉब्स की जो स्कैरसिटी है वो हुँ, उतनी जल्दी जाएगी नहीं। हुँ, एआई का प्रहार इंडियन इकोनॉमी में जबरदस्त है हुँ, और साथ ही साथ ट्रम्प जी हमारे वर्किंग क्लास की पिटाई कर रहे हैं बाय पुटिंग दिस क्रेजी 50% टैरिफ्स। तो करेक्ट। दोनों तरफ से इंडियन जॉब्स के ऊपर प्रहार है। हुँ, एआई हमारे जैसे, आपके जैसे आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, हुँ, मीडिया के जॉब्स को खा जा रही है और ट्रम्प जी वर्किंग क्लास के, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, लेदर हुँ, इंडस्ट्री के, हुँ, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के वर्क जॉब्स को ट्रम्प जी खा जा रहे हैं। जी। तो अगर लोगों के पास आमदनी नहीं है तो कंजम्पशन मुश्किल हो जाती है हुँ, और कंजम्पशन इंडियन इकोनॉमी का मेन मेन ड्राइवर है। 60% जीडीपी कंजम्पशन के बलबूते पे चलती है। हुँ, सो वैल्यूएशन इंडिया में एलिवेटेड है, प्रॉफिट ग्रोथ की संभावना अभी भी टफ लग रही है हुँ, एंड इसलिए मुझे लग रहा है कि आज की डेट पे भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए गिफ्ट सिटी के जरिए से। हुँ, बाकी दुनिया में निवेश करना मेरे ख्याल से लाभदायक रहेगा अगले 12 महीने में। हुँ।
आपने कहा कि कंजम्पशन को लेके तो जो है स्टोरी वो इंडिया की, हम कंजम्पशन स्टोरी पे ही थ्राइव करते हैं, इंटरनल डिमांड पे हाँ ही जी। थ्राइव करते हैं। लेकिन जो जीएसटी में बदलाव है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट आप नहीं देखते? हाँ जी, तो 5 सोर्सेज़ से भारत सरकार मेरे ख्याल से इस लास्ट 6 महीने में भारत सरकार ने अच्छा काम किया। 5 सोर्सेज़ के ज़रिए से हुँ, भारत सरकार कंज़म्पशन को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रही है। तो हुँ, क्विकली मैं क्वांटिफ़ाई करता हूँ। पहला है जो 1 फरवरी को एफएमजी ने 12 लाख के नीचे इनकम टैक्स कट की करेक्ट। घोषणा की थी। हुँ, 12 लाख के नीचे उन्होंने इनकम टैक्स पे राहत दी थी। हुँ, वो करीबन 1 ट्रिलियन रुपीस 1 लाख करोड़ का स्टिमुलस है। हुँ, 22 सितंबर को, जैसे आपने बिल्कुल सटीक बोला, 22 सितंबर को सरकार ने जीएसटी के रेट्स गिराए हैं। हुँ, वो हमारे अनुमान से करीबन 2 ट्रिलियन रुपीस मतलब 2 लाख करोड़ का स्टिमुलस है। हुँ, तीसरा है आरबीआई ने 100 बिप से 1 परसेंटेज पॉइंट से रिपो रेट घटाया है। जी, वो फिर से 1 लाख करोड़ 1 ट्रिलियन का स्टिमुलस बनता है। हुँ, चौथा, ये जो रियल मनी गेमिंग पे पाबंदी है, ये अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से। ये कंजम्पशन में वो पैसे डलवाएगी। ओके, इंडियन लोग करीबन 30-40 बिलियन डॉलर्स का जुआ खेल रहे थे। ओके, वो पैसा मेरे ख्याल से इकोनॉमी में वापस आएगा, जुआ से हटके, रियल हुँ, मनी गेमिंग से हटके इकोनॉमी में आएगा। हुँ, एंड पांचवा स्टिमुलस, जो भी मुझे भी उम्मीद है, अभी पूरी ठोस अनाउंसमेंट नहीं आई है, बट सेबी मेरे ख्याल से एफएनओ पे कुछ हद तक पाबंदी लगाएगी। ओके, एफएनओ एक नया जुआ खेलने का ग्राउंड बन गया है, जहाँ पे मिडिल क्लास बेतहाशा पैसा खोती है। जी, अगर आप सेबी का जेन स्ट्रीट का डॉक्यूमेंट देखें, जहाँ पे सेबी ने जेन स्ट्रीट पर अलग अलग आरोप लगाए हैं, जी, वहाँ पे पता चलता है कि सालाना जेन स्ट्रीट 1 से 1.5 बिलियन डॉलर कमा रहा है इंडियन रिटेल इन्वेस्टर पैसे का, के एक्सपेंस पे, राइट? करेक्ट, तो वो पैसा ज़ाहिर है, रिटेल इन्वेस्टर एक ज़माने में उससे मोटर बाइक खरीदता था, कपड़े खरीदता था, हुँ, छुट्टियों पे जाता था। अब वो ना करके एफएनओ पे बेतहाशा पैसा खो रहा है हुँ, टू स्मार्ट वॉल स्ट्रीट ट्रेडर्स। तो अगर सेबी एफएनओ पे पाबंदी लगाए, जो भी डिस्कशन चल रही है, अभी तक ठोस जी, घोषणा आई नहीं है, जी, तो वहाँ से भी कंजम्पशन को राहत मिल सकती है। अगर ये पांचों के पांचों चीज जोड़ ले गीतू जी, हुँ, तो करीबन $80 बिलियन, मतलब कि 6 लाख करोड़ के आसपास का स्टिमुलस बनता है, 1.8% ऑफ जीडीपी। ओके, तो ये दिसंबर वाले क्वार्टर से इसका फायदा दिखना शुरू होगा, हुँ, राइट? तो इसका फायदा दिखना शुरू होगा। ऑन द अदर साइड, दो बड़े प्रहार इंडियन इकोनॉमी पे शुरू हो गए हैं। एक तो ट्रम्प जी का जॉब लॉसेस, करीबन 2 से 3 करोड़ लोगों की जॉब जा सकती है क्रिसमस तक, अगर हुँ, यूएस इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुँ, साइन नहीं की गई, हुँ, तो उसका बड़ा इकोनॉमिक हिट आएगा। और दूसरा, जो लाखों की तादाद में जो आईटी सर्विसेज में जो जॉब्स जा रहे हैं, हुँ, सो टू नेगेटिव फोर्सेस जॉब्स के आसपास। एक ब्लू कॉलर जॉब्स, फैक्ट्री वाले जॉब्स, ट्रम्प जी का प्रहार। हुँ, दूसरा व्हाइट कॉलर जॉब्स, एआई का प्रहार। ये नेगेटिव फोर्सेस हैं। और पॉजिटिव साइड में भारत सरकार की पूरी चेष्टा, पूरी प्रयास हुँ, कि कंजम्पशन को सहारा दिया जाए। मेरे ख्याल से काफी इक्वल टक्कर है। एंड दिस बैटल स्विंग्स इन आवर फेवर। हुँ, इट स्विंग्स इन ऑन द पॉजिटिव साइड अगर यूएस इंडिया एफटीए की घोषणा घोषणा होती है। हो, हुँ, राइट? हुँ, उसका दो लेवल पे फायदा होगा। एक तो ये जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, जो जहाँ पे आई थिंक जॉब्स आना शुरू हो गया है, तिरुपुर हुँ, में गया था 1 महीने पहले, जी, मैं ईस्टर्न यूपी गया था 3 हफ्ते पहले, वहां पे दिख रहा है कि जॉब लॉसेस शुरू हो गए हैं। हुँ, कारपेट एक्सपोर्टर्स, गारमेंट एक्सपोर्टर्स लोगों की छटाई कर रहे हैं। हुँ, तो अगर यूएस एफडीए एफटी आगे, पहला राहत तो आएगा कि इन लोगों की जॉब नहीं जाएगी। और हुँ, दूसरी चीज होगी मेरे ख्याल से, खाने, क्रॉप्स, डेयरी, पोल्ट्री, ये फूड स्टफ सस्ते हो जाएंगे, बिकॉज अमेरिका सस्ता फूड स्टफ इंडिया में बेचना चाहता है। ओके, और इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन का 50% है खाना खाना खाना, खाना पीना। राइट, तो अगर उसके दर कम हो जाएंगे, हुँ, तो आरबीआई को काफी सारा हेडरूम मिलेगा हुँ, फॉर रेट कट्स। एंड आई थिंक आरबीआई विल कंफर्टेबली गेट रूम फॉर 1 परसेंटेज पॉइंट्स ऑफ रेट कट्स हुँ, इफ वी आर एबल टू पुश फूड प्राइसेस लोअर। सो हुँ, इंडियन इकोनॉमी की एक नई शुरुआत हो सकती है, एक नई कंजम्पशन की लहर आ सकती है मेरे ख्याल से, ऑन द हुँ, बैक ऑफ अ यूएस इंडिया एफटीए। हुँ, हुँ। सौरभ सर, आपने कहा कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, यानी कि अगर आप 100 रुपए लगा रहे हैं तो 50 डोमेस्टिक स्टोरेज में लगाइए और 50 इंटरनेशनल विदेश में मार्केट्स में लगाइए, हाँ लगाइए। जी। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में कहाँ पे यूएस मार्केट में तो दिक्कत ही लग रही है, लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा भग चुका है और वहाँ पे करेक्शन ओवरड्यू है।
जैसे मैं बोल रहा था, यूएस स्मॉल एंड मिड कैप इज एट 26 ईयर लोज ऑन वैल्यूएशंस। ओके। तो हमारे देश में जो हम ज्यादातर जो डिस्कशन होती है मीडिया में, वो यूएस के जो मैग्निफिसेंट सेवन बोलते हैं, एनवीडिया के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, वो स्टॉक्स महंगे हैं। एनवीडिया स्पेसिफिकली महंगी है, माइक्रोसॉफ्ट हमारे पोर्टफोलियो में उतनी महंगी नहीं है, बट एनवीडिया क्लियरली महंगी है। ओवरऑल जो यूएस में मैग्निफिसेंट सेवन है वो निफ्टी जितना महंगे है, 22, 23, 24 पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम यूएस के वो यूएस में जिनको स्मॉल कैप कहा जाता है, $10 बिलियन, $20 बिलियन मार्केट कैप, वो वहां पे स्मॉल कैप कहा जाता है। उस प्रकार की कंपनी की जी काफी सारे 15 टाइम्स 17 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हैं। उनकी ग्रोथ है, उनकी प्रॉफिट ग्रोथ है 13, 14, 15%। वो मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज आर वर्ल्ड लीडर्स इन स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो वहां पे तो मेरे को तो ब्रेन मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इंडिया में हम पे कर रहे हैं फॉर 5% ईपीएस ग्रोथ, वी आर पेइंग 30-40 पीई। यूएसए में 15% ईपीएस ग्रोथ के लिए पे करना पड़ रहा है 17-18 पीई। वो सस्ता है, एंड पार्ट ऑफ द रीजन सस्ता है कुछ ट्रम्प ने अपने देश के लोगों को ही डरा दिया है। वहां का जो रिटेल निवेशक है वो भी डर के मारे एनवीडिया खरीद लिया है। तो यूएस में जो स्मॉल एंड मिड कैप्स हैं सस्ते में प्राप्त हो रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से गिफ्ट सिटी के जरिए से हम खरीद सकते हैं। तो वही हम दबा के खरीद रहे हैं, और इसी को मैं डाइवर्सिफिकेशन ट्रेड बोलता हूँ। कि देखिए, दुनिया में अनसर्टेन इवेंट्स तो होते रहेंगे, यूएस में हो या इंडिया में हो, राइट। एक कुशल निवेशक का काम है एक ऐसी पोर्टफोलियो बनाना कि रिगार्डलेस ऑफ किस प्रकार का अनसर्टेन इवेंट आए, किस प्रकार का झटका आए, पॉलिटिकल आए, इकोनॉमिक आए, रशिया से, अमेरिका से आए, रिगार्डलेस ऑफ किस प्रकार का झटका आए, पोर्टफोलियो में मोटा मोटी एक डबल डिजिट कंपाउंडिंग का सिलसिला बरकरार है। इंडिया एंड अमेरिका बोथ मार्केट्स, इंडिया एंड अमेरिका दोनों दुनिया के इकलौते बड़े मार्केट्स हैं यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में डबल डिजिट डॉलर कंपाउंडिंग हासिल हो जाती है, राइट। ये अच्छी खबर है। ये दुनिया के दो बड़े डेमोक्रेसीज हैं, यहाँ पे आपको डबल डिजिट डॉलर कंपाउंडिंग हासिल हो जाती है। उसके ऊपर एक जो बड़ी खुशखबरी है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में, इकोनॉमी के बीच में ज्यादा रिश्ता नाता नहीं है। उनकी इकोनॉमी अलग है, हमारी अलग है, इसलिए दोनों मार्केट एक साथ बैठ नहीं जाते। उनकी जब दिक्कत होती है उनकी मार्केट बैठती है, हमारी बैठती है, बट दोनों मार्केट एक साथ बहुत रेयरली बैठते हैं। अच्छा। तो अगर आपके पास दो अच्छे इंजन है, डबल इंजन को भगाइए, और बिकॉज कोरिलेशन, रिश्ता नाता इन दोनों इंजन का कम है, कोई ना कोई आपका इंजन चलता रहेगा। तो लास्ट 12 महीने में हमारे क्लाइंट्स का डोमेस्टिक इंजन खास चला नहीं, लेकिन जो हमारा अमेरिकन एंड यूरोपियन इंजन है बढ़िया चला। और इनफैक्ट लास्ट 3 साल में भी हमारा 27% का आगार रहा अमेरिकन और यूरोपियन इंजन में, ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट कंपाउंडिंग, राइट। सो वैल्यूएशन का जो डर है मुझे सबसे ज्यादा अमेरिकन लार्ज कैप्स और हमारे देश में स्मॉल एंड मिड कैप का। हमारे देश में स्मॉल एंड मिड कैप वैल्यूएशन किसी फेरी टेल, जब हम बच्चे थे मेरी दादी मुझे कहानियां सुनाती थी, राइट। बांग्ला में उसको एक फेमस कहानियों का गुच्छा है, उसको बोलते हैं ठाकमा झुली, मतलब लिटरली ग्रैंड मदर की कहानियां। तो उसमें जिस प्रकार के रचनात्मक कहानियां थे ना, उस प्रकार के रचनात्मक कहानियां आज मेरे ख्याल से हमारे देश के स्मॉल एंड मिड कैप मार्केट में घूम रहे हैं, कि किस प्रकार से आप 40, 50 पी, 60 पी खरीद सकते हो ऑन कंपनीज विच हैव नो अंडरलाइंग कंपाउंडिंग इंजन। तो इंडिया में स्मॉल एंड मिड कैप में डर है और अमेरिका में लार्ज कैप में डर है। तो लॉजिकल ट्रेड्स देयरफॉर इज लार्ज कैप क्वालिटी इन इंडिया। जैसे हमने दबा के एचडीएफसी बैंक बहुत सालों से लेके रखा है, शांतिपूर्वक लेके रखा है, और यूएस में और यूरोप में हमने स्मॉल एंड मिड कैप लेके रखा है। तो जो मार्केट कर रहा है उसका विपरीत करिए, एट वन लेवल जो मार्केट कर रहा है उसका विपरीत करिए, और जिंदगी में कंपाउंडिंग पाइए और दीपावली खुशी से मनाइए। डोमेस्टिक इंजन की आपने बात की, तो डोमेस्टिक इंजन में कौन से ऐसे थीम हैं जो इस इंजन में अच्छी खासी धक्का लगाने वाले हैं, और स्टीम? तीन थीम मुझे काफी इंडिया में क्लियर दिख रहे हैं। एक तो फिर से और एक बार वही कहानी याद आई फाइनेंशियल सर्विसेज में। फिर से मुझे लग रहा है छोटे बैंक्स और एनबीएफसीज की बैंड बजने वाली है। पिछली बार बजी थी 2010, 11, 12, 13 सारे पीएसयूज पिट गए थे ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। इस बार मेरे ख्याल से पीएसयूज पिटेंगे रिटेल पे। उन्होंने दबा के पैसा बांटा है लास्ट 5 साल में रिटेल पे, और रिटेल में एनपीएस की मशीन शुरू हो गई है अच्छे से। सिमिलरली काफी सारे एनबीएफसीज को भी ये दिक्कत झेलनी पड़ेगी, जैसे रिटेल एसेट क्वालिटी बिखरती है, टूटती है,
बारिंग 3 बिग बैंक्स, हम्म जहाँ पे मुझे लग रहा है एसेट क्वालिटी अभी भी बरकरार है, अच्छी स्थिति में है। हम्म हमारे पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक है, कुछ हद तक आईसीआईसीआई बैंक भी है। हम्म हमारे पास एसबीआई नहीं है, बट मुझे लग रहा है एसबीआई की भी सिचुएशन काफी तगड़ी है, सॉलिड है। ओके इसके अलावा मुझे पूरा बैंकिंग सेक्टर लग रहा है काफी नाजुक स्थिति में है। तो बैंकिंग विशाल सेक्टर है, करीबन मार्केट का 1/3 है, जी और उसमें ये तीनों महारथी पूरा सेक्टर को खा जाएंगे, बाकी हम्म कुछ रहेगा नहीं। तो फिर से वही कहानी याद आई, बिकॉज यही कहानी इंडिया में हमने देखी थी 2010 से 2010 एनपीएस से हाँ 17 के बीच। वो वाली एनपीए कॉर्पोरेट थी, इस बार एनपीए कहानी रिटेल रिटेल होगी। तो पहला एरिया ऑफ वैल्यू मुझे लग रहा है लार्ज कैप हाई क्वालिटी बैंक्स। ओके हमने एचडीएफसी बैंक का झंडा लहराया है काफी साल, अभी भी खुशी से बड़ी बड़ी पैमाने पे निवेशित है उसमें। दूसरा मुझे दिख रहा है भारत सरकार बोल रही है कि देखिए हम हेल्थ केयर नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम आयुष्मान भारत इंश्योरेंस देंगे जिनको चाहिए, और बाकी आप जैसे मिडिल क्लास लोग जो ये प्रोग्राम के दर्शक है, आप लोग प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस लीजिए। जी और इसकी वजह से जो पूरा प्राइवेट हॉस्पिटल्स, हम्म डायग्नोस्टिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट, दवाई, ये वाला इकोसिस्टम अच्छा चलेगा। हमने हमने हॉस्पिटल्स में अलग अलग हॉस्पिटल में निवेश किया। सबसे बड़ा हमारा हॉस्पिटल्स में निवेश रहा है नारायण हृदयालय। ओके मुझे हॉस्पिटल्स का थीम और डायग्नोस्टिक्स का थीम लग रहा है अभी भी अच्छा चलेगा। विजय डायग्नोस्टिक्स और डॉक्टर लाल में भी कई सालों से हमारा निवेश है। और तीसरा थीम जहाँ पे मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मुझे लगता है कि ट्रम्प जी के साथ, यूएस के साथ एफटीए करनी पड़ेगी इंडिया को, कोई चॉइस खास है नहीं। और उस एफटीए के बदौलत इंडिया की एक्सपोर्ट्स, स्पेशली लाइट इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स को फायदा मिलेगा, सहारा मिलेगा। बिकॉज चाइना और अमेरिका का जो फंडामेंटल डिस्कनेक्ट है, जो दुश्मनी है, वो जल्दी से जाएगी नहीं। एंड अदर देन चाइना, इंडिया रिमेन्स द मेन ऑल्टरनेटिव फॉर अमेरिका इन रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज, वो आईफोन्स हो या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो या ऑटो एंसिलरीज हो। सो तरह तरह के एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में इंडिया का फ्यूचर मेरे ख्याल से अच्छा है, पॉजिटिव है। और जब तक ये ट्रम्प वाली अनसर्टेनिटी रहती है, वैल्यूएशंस कुछ हद तक रीजनेबल है। और हमने जैसे बहुत सालों से गरवारे टेक्निकल फाइबर्स में बड़ा सा पोजीशन बना रखा है। उस पोजीशन को बड़ा भी कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ट्रम्प जी के साथ एफटीए साइन तो होगा, और उसके बाद गरवारे टेक्निकल फाइबर्स जैसे नीश एक्सपोर्टर्स अच्छा करेंगे। और अगर एफटीए साइन होता है तो मार्केट्स में हमको उछाल देखने को मिलेगा? जरूर दिखेगी। ओवरऑल एक रिलीफ रैली तो आएगी, बिकॉज दुनिया के सबसे शक्तिशाली इकोनॉमी के साथ पंगा लेना कुछ मजेदार चीज नहीं है। और किसी को, ना तो जो हमारे यूएस में क्लाइंट है वो खुश है, ना तो इंडिया में कोई खुश है। सो आई थिंक हमारी सरकार और यूएस की सरकार करेगी एफटीए साइन। वो नवंबर में करेगी या जनवरी में करेगी, मुझे खबर नहीं है, बट हम इस मुताबिक पोजीशन बनाए बैठे हैं कि जब वो एफटीए साइन होगा हमको फायदा मिलेगा। एज आई सेड, एन इनडायरेक्ट बेनिफिट विल बी सस्ता खान पान उनके देश से हमारे देश में आएगा। सीपीआई इन्फ्लेशन और नीचे जाएगा। आरबीआई को एटलीस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स रेट कटिंग का रूम मिलेगा। इससे मिडिल क्लास को राहत मिलेगी, क्योंकि मिडिल क्लास के पास अपने ऊपर तक डेट लेकर रखा है। जिस पैमाने पे आज इंडियन मिडिल क्लास इंडेटेड है, कभी पहले था नहीं। तो 100 बिप्स रेट कट से मिडिल क्लास के पॉकेट में और पैसा आएगा। सर ये बताइएगा, एफआईआईज कब तक हमारे देश में वापस आएंगे भी, या चाहिए भी नहीं हमें? आएंगे जब उनको लगेगा रुपी का गिरना बंद होगा। अभी तक ना तो उनको ना तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि रुपी गिरना बंद होगा। यूएस इंडिया एफटीए, उसके बाद रेट कटिंग का साइकिल, एंड 90 का हैंडल तो रुपी पे आएगा। जब लगेगी स्टेबिलिटी आ गई है रुपी में, और स्टेबिलिटी आ गई है यूएस इंडिया रिलेशनशिप में, अर्निंग्स ग्रोथ में कुछ उछाल दिख रही है, एंड होपफुली साथ ही साथ वैल्यूएशंस रीजनेबल है, तब एफआईआई दिखेगा। क्योंकि आज के डेट में ना तो अर्निंग्स ग्रोथ है, ना तो वैल्यूएशंस में कुछ लॉजिक है, ना तो इकोनॉमी में कोई चहल पहल है, और एक इंडिया यूएस का जो तनाव है, और रुपी का डाउनसाइड रिस्क है। तो कुछ आज लॉजिक बनता नहीं है। बट अगर यूएस इंडिया एफटीए आ गई, रेट कट्स आ गए, कंजम्पशन में उछाल आई, अर्निंग्स ग्रोथ आई, और साथ ही साथ वैल्यूएशन रीजनेबल हो गए, तो बल्ले बल्ले एफआईआई आई थिंक नाचते हुए आएंगे। गोल्ड और सिल्वर पे आपका क्या नजरिया है? देखिए, डाइवर्सिफिकेशन का ट्रेड तो बनता है, जस्ट दैट एट दिस लेवल मैं खरीद नहीं रहा अपने लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है दिस लेवल थोड़ा ज्यादा फियर बेक्ड है इकोसिस्टम में। जी और ट्रम्प और
व्लादिमीर पुतिन के बारे में ज़्यादा बहस चल रही है। जिस दिन इनके बारे में बहस थोड़ी कम होगी, लोगों का डर थोड़ा गिरेगा और गोल्ड और सिल्वर शायद थोड़ी सस्ती होगी, तब मेरे ख्याल से डाइवर्सिफिकेशन के लॉजिकल ट्रेड बनता है। इक्विटी पोर्टफोलियो इंडिया और अमेरिका के बीच में बांट दी जाए और आउटसाइड इक्विटीज गोल्ड बिकम्स अ फेयरली लॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन ट्रेड। गोल्ड इंडिया और अमेरिका जितना रिटर्न लॉन्ग टर्म में नहीं दे पाता, इक्विटी मार्केट्स के तुलना में गोल्ड उतना रिटर्न नहीं दे पाता, बट फायदा क्या है कि कोरिलेशन लो है गोल्ड का। इक्विटी मार्केट्स, इंडिया की मार्केट हो या अमेरिका की मार्केट, कोरिलेशन लो है एंड देयरफॉर इट्स अ लॉजिकल फियर ट्रेड। जब निवेशक डरा हुआ सा होता है, सोना खरीदता है। अभी लग रहा है मुझे फियर के लेवल्स काफी हाई है, इसलिए गोल्ड चढ़ गया है। सो होपफुली बाय होली, अभी हम दिवाली में बहस कर रहे हैं, होपफुली बाय होली लोगों का डर दुनिया भर में थोड़ा घट जाएगा, तब सोना थोड़ा सस्ता हो जाएगा। दैट विल बी अ लॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन ट्रेड एट दिस पॉइंट। एट दिस जंक्शन में सोना अपने लिए नहीं ले रहा हूँ। सौरभ जी, जो भी आपने पॉजिटिव्स गिनाई हैं और अगर वैसा होता है, एफटीए साइन होता है, अर्निंग्स इंप्रूव होती है, सो कैन वी सी द मार्केट्स एट न्यू ऑल टाइम हाई इन नेक्स्ट समवत? देखिए, वो 12 महीने में होगा या 12 हफ्ते में होगा, मैं बता नहीं सकता, बट जाहिर है इंडिया की जो ट्रेजेक्टरी है, लॉन्ग टर्म मार्केट ऊपर जाता रहेगा, लेकिन उसके पास साइकिल्स रहेंगे। जैसे 93 से 2003, 93 से 2003 मार्केट ने आई थिंक जीरो रिटर्न के आसपास दिया जी। 2003 से तेरा भी कुछ खास पैसे बने नहीं। अगर मैं यूएस की बात करूं, 1967 टू 84 यूएसए ने जीरो रिटर्न दिया, राइट। तो यूजुअली बड़े फ्री मार्केट डेमोक्रेसीज में मार्केट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऊपर जाती है गीतू जी, बट इसमें कोई गारंटी नहीं है कि हर साल या हर 3 साल, हर 4 साल गारंटी से पैसा बनता है। लॉन्ग टर्म में बनेगा, बट अगले 12 महीने में इंडिया में पैसे बनेंगे या नहीं, या मार्केट अगले 12 महीने में ऑल टाइम हाई टच करेगी नहीं, इसका मुझे उतना समझ नहीं है। मेरे ख्याल से अभी थोड़ा आउटलुक टफ है। वी नीड टू सी फर्स्ट कंजम्पशन बाउंस, देन अर्निंग्स रिकवरी एंड देन सेम्बलेंस ऑफ सैनिटी इन इंडो यूएस रिलेशनशिप, और उसके बाद आई थिंक मार्केट के चलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।